41वीं टेक्निकल लेक्चर सेशन सेफ्टी प्रिकॉशन ओवर ड्यूरिंग इरेक्शन ऑफ ईआरएस। आज भी ईआरएस के ऊपर ही गणेश लोने साहब अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और उसके संबंध में सुरक्षा और उसके संबंध में आपको जानकारी शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। इस बार फिर हम ईआरएस के बारे में एक बार और चर्चा करेंगे और जैसे पिछली बार की जो सेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने सबने देखा था ईआरएस के बारे में इन डेप्थ देखा था कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वगैरह इस तरीके से। लेकिन इसी का एक रिफ्रेशर मान लेते हैं कि हमें एक बार और देख लेते हैं इसको कि किस तरीके से हम ईआरएस के लिए प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले ईआरएस क्या होता है उसके बारे में अपन एक जनरल व्यू समझ लेते हैं कि ईआरएस इज अ स्ट्रक्चर on a temporary ERS is a structure or a temporary solution designed to bypass the existing transmission tower on any voltage in any terrain. They can be used until the main line is reconducted or restored. The entire structure can then be disassembled and reused. मतलब ERS हमारा एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जिसे हम यूज करते हैं और फिर वापस उसको निकाल लेते हैं और फिर जब वापस जरूरत पड़ती है तो हम वापस उसको यूज कर सकते हैं। किसी भी वोल्टेज में एमपीपीटी सेल में 3 वोल्टेज हम लोग यूज कर रहे हैं, 132, 220, 400। तीनों के लिए हमारे पास ईआरएस अवेलेबल है और सस्पेंशन टेंशन दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन बना के हम ईआरएस को जहां हमारी जरूरत होती है, जैसे भी टेरेन होता है उसके हिसाब से हम उसको यूज करते हैं। उसके बाद ईआरएस का मेन यूटिलाइजेशन 2 प्रकार से होता है। एक हमारा मॉडिफिकेशन शिफ्टिंग के रूप में, जब हम लाइनों को मॉडिफिकेशन शिफ्टिंग करते हैं, चाहे वो एनएच के कारण हो, रेलवे के कारण हो, ब्रिज बन रहा हो, या फिर रिस्टोरेशन ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कोलैप्स ऑफ टावर। जब हमारे यहाँ टावर कोलैप्स वगैरह की घटनाएं होती है उस केस में भी हमको ईआरएस लगाना होता है और वॉर फुटिंग पे लगाना होता है। तो इन 2 केसेस में हम लोग ईआरएस को इन जनरल यूज करते हैं। फिर ईआरएस के बेनिफिट्स क्या है? ईआरएस अभी आज की डेट में ऑलमोस्ट हर यूटिलिटी के पास ईआरएस है और सीए की भी एक गाइडलाइन है कि ईआरएस सब यूटिलिटी के पास होना चाहिए। तो एमपीपीटीसीएल ने भी 3 सेट ऑफ ईआरएस परचेस किए हैं। एक भोपाल में है और एक इंदौर में है और एक जबलपुर में है। तो जो भोपाल में ईआरएस है वो हमारा लिंडसे मेक का ईआरएस है और इंदौर और जबलपुर में जो ईआरएस है वो एसबीबी का है। तो इसके बेनिफिट्स ईआरएस के टू रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम टू मीट आउट इमरजेंसी। जब भी टावर कोलैप्स जैसी घटनाएं होती है तो ईआरएस हमारे को एक रेडीमेड सॉल्यूशन अवेलेबल होता है कि इमीडिएट उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, क्योंकि उसमें टाइप ऑफ टावर, टाइप ऑफ टेरेन या विंड स्पान, वेट स्पान, ये सारी चीज़ों का उसमें मतलब क्राइटेरिया आता नहीं है। जो एक इसका एक प्री असेंबल्ड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पूरा का पूरा सेट उसको उठाए, ट्रांसपोर्ट करें, जहां पर ले जाना है वहां ले जाके इमीडिएट इसको यूज किया जा सकता है। तो हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो इमरजेंसी को मीट करने का वो कम से कम हो जाता है। दूसरा है टू रिड्यूस आउटेजेस ऑन ईएचवी लाइंस। तो जो हमारा आउटेजेस होता है, चूंकि ट्रांसमिशन सिस्टम में अवेलेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एमपीआरसी की गाइडलाइन है 98% अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम मॉडिफिकेशन शिफ्टिंग के केस में लंबा शटडाउन लेकर काम करेंगे तो उस केसेस में आउटेजेस बढ़ जाएंगे और अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए ईआरएस में जब हम यूज करते हैं तो लाइन पर जब हम ईआरएस यूज करते हैं तो खड़े करने के लिए हमें शटडाउन नहीं लगता, डिसमेंटल करने के लिए हमें शटडाउन नहीं लगता। जब हम ईआरएस पर कंडक्टरिंग करते हैं, चाहे स्ट्रिंगिंग करना हो चाहे डी स्ट्रिंगिंग करना हो, उस छोटे से पीरियड के लिए हमें शटडाउन लगता है और इसीलिए हम एक बहुत लंबा पीरियड का आउटेज हम बचा लेते हैं। तो ईआरएस आउटेजेस को बचाने में और अवेलेबिलिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। उसके बाद अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ सप्लाई। ट्रांसमिशन टावर्स में जब लाइन हमारी कोलैप्स होती है, चाहे रिवर बेड में हो या विंड के कारण हो, तो उस केसेस में हम अर्ली रिस्टोर कर पाते हैं सप्लाई को, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्री असेंबल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे। इसके लिए हमें सेट ऑफ ड्राइंग्स हमारे पास अवेलेबल है, किस 132, 220, 400 के लिए किस टाइप का डिजाइन होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर लगना चाहिए, किस उसकी एंकरिंग कैसी होना चाहिए, उसके स्टे कहाँ लगना चाहिए, सारी चीजें अवेलेबल है। तो हमें सिर्फ जाना होता है, गड्ढे करके ईआरएस को लगाना होता है। उसके बाद ईआरएस
चूंकि हमारे यहाँ पर 3 जगह पर अवेलेबल है, तो ये रिकॉर्ड्स हम सभी लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी मीट आउट की कंडीशन में हमें मतलब किसी से पूछना ना पड़े एक्शन लेने के लिए, क्योंकि रिस्पांस टाइम चूंकि हमें कम करना होता है। तो ईआरएस कहाँ कहाँ पर ईआरएस रखे हुए हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ईआरएस की लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है। तो इन जनरल हमने इंदौर, भोपाल, जबलपुर में रखा हुआ है, लेकिन कुछ ईआरएस हमने ग्वालियर में भी रखा है, क्योंकि कुछ समय पहले तक ग्वालियर में काफी इंसिडेंट्स होते थे टावर कोलैप्स के। तो 4 ईआरएस हमने ग्वालियर में रखे हैं और कुछ ईआरएस हमने सतना में भी रखे हैं। तो ऐसा मान के चले कि हम 5 जगह पर हमने अभी आज की डेट में ईआरएस रखे हुए हैं। उसके बाद कितने नंबर ऑफ ईआरएस हम सस्पेंशन के बना सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ईआरएस हम टेंशन के बना सकते हैं, हमारे पास जो भी ईआरएस अभी आज की डेट में अवेलेबल है उसके हिसाब से वो भी हमें पता होना चाहिए एट अ ग्लांस। उसके बाद क्या ईआरएस में टीएनपीज वगैरह यूज होना चाहिए, उसकी भी लिस्ट एटलीस्ट जो कस्टोडियन है ईआरएस के उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। मतलब अगर 132 का ईआरएस लगना है तो क्या सेट ऑफ टीएनपी, क्या सेट ऑफ आइटम्स होना चाहिए, उसकी एक लिस्ट रेडीमेड अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि किसी को भी अगर वो लिस्ट हम प्रोवाइड करें तो इमीडिएट वो मूवमेंट कर सकता है, मटेरियल को डिस्पैच करवा सकता है वहाँ पर, चाहे टीएनपी हो चाहे मटेरियल हो। लेकिन ट्रक की अवेलेबिलिटी वगैरह, जैसे कहाँ पर अपने पास ट्रक है वगैरह, इन केस कभी अपना ट्रक कहीं यूज हो रहा है जिसके पास भी ईआरएस रखा हुआ है, तो कहीं और से ट्रक वगैरह अरेंज करने की, ये सारी चीजें हमें रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे ईआरएस अभी सपोज इंदौर, भोपाल, जबलपुर में है तो इनके डी साहब के, एई साहब के, इन लोगों के मोबाइल नंबर वगैरह सबके पास रहे, ताकि इमरजेंसी की केस में हम इमीडिएट कॉल वगैरह करके उनसे स्टेटस वगैरह सब ले सके कि अवेलेबल करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे वगैरह। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इंगेज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ईआरएस। आज की डेट में हमारे पास अभी एक कॉन्ट्रैक्ट हमने प्लेस किया हुआ है स्वस्तिक मैकेनिकल वर्कशॉप को ईआरएस वगैरह खड़ा करने के लिए, जब हमें जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से, तो उसके कॉन्टैक्ट, उसके सुपरवाइजर के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी हमारे पास अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि किसी भी कंडीशन में हम कभी ऐसी अनफोर्सिन सिचुएशंस क्रिएट होती है तो हम उसको मीट आउट कर पाए। उसके बाद ईआरएस को जब हम इरेक्शन करने की बात सोच लेते हैं कि अब हमको ईआरएस खड़ा करना है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए ईआरएस को। तो एक फिजिबिलिटी, जनरल फिजिबिलिटी, जैसे अपन नई लाइन बनाते हैं या मॉडिफिकेशन शिफ्टिंग करते हैं, उस केस में हम लोग जैसे एक फिजिबिलिटी बनाते हैं, वैसे एक फिजिबिलिटी हम लोगों ने साइट पर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर सॉइल का नेचर कैसा है, गड्ढे वगैरह प्रॉपर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, अगर होंगे तो कौन सी टाइप का है, मार्शी सॉइल तो नहीं है, नॉर्मल ब्लैक कॉटन सॉइल है, ड्राई सॉइल है। उससे हम गड्ढे की कम से कम पोजीशनिंग पता पड़ सकता है कि कितनी जल्दी गड्ढे हो पाएंगे, क्योंकि सब कुछ एंकरिंग के ऊपर डिपेंड है। अगर एंकरिंग नहीं हो पाती है तो हम ईआरएस नहीं खड़ा कर पाते, इसलिए एंकरिंग इंश्योर करने के लिए हमें सॉइल का नेचर वहाँ पता होना चाहिए। उसके लिए हम चाहे तो वहाँ लोकल के लोगों की, जो किसान वगैरह होते हैं, उन्हें पता होता है कि कितने डेप्थ तक काली मिट्टी जाएगी या गड्ढा किया जा सकता है, पत्थर कहाँ तक आ जाएगा, इस टाइप से। उसके बाद एक्सेस, जहाँ पर हमें ईआरएस लगा चाहिए, हमारी गाड़ी वगैरह, आदमी वगैरह, टीएनपी वगैरह सब लोग पहुंच पाए, ऐसी अप्रोच भी होना चाहिए वहाँ पर। तो ये भी हमें इंश्योर करना चाहिए कि जब हम साइट पर जाए तो ये चीजें भी देखें। उसके बाद राइट ऑफ वे, क्योंकि ईआरएस जहाँ पर लगाना है वहां पर तो हमने जगह देख ली चारों तरफ से, और उसके बाद भी कुछ इन्फ्रिंजमेंट्स हो सकते हैं, जैसे राइट ऑफ वे में ट्री है, क्योंकि हम ईआरएस लाइन के अलाइनमेंट के बाहर लगाते हैं, तो कंडक्टर भी जब हम स्ट्रिंगिंग करेंगे तो लाइन के अलाइनमेंट के बाहर जाता है। तो इन जनरल जब हम मेंटेनेंस करते हैं लाइन का, तो राइट ऑफ वे के तो पेड़ वगैरह हम लोग चॉपिंग वगैरह करते रहते हैं, लेकिन ईआरएस की कंडीशन में कंडक्टर चूंकि हमारा लाइन से दूर जाता है, तो उस केस में भी ट्री वगैरह आने की संभावनाएं होती है, और ऐसा हमने देखा भी है। तो इसीलिए ट्री वगैरह का भी इंफ्रिंजमेंट अगर आ रहा है तो उसकी चॉपिंग वगैरह का पहले से प्लान वगैरह हम लोग कर लें। उसके बाद कोई बिल्डिंग वगैरह तो नहीं आ रही है उसके आसपास में, बिल्डिंग आने के कारण अगर हम ईआरएस को शिफ्ट कर रहे हैं तो बिल्डिंग से इंफ्रिंजमेंट वगैरह तो नहीं होगा। कोई फॉरेस्ट की लैंड में अगर लगा रहे हैं तो प्री अप्रूव वगैरह उससे करना है, वो भी एक चीज देखना पड़ेगी। LTHT लाइन्स भी आती हैं, तो LTHT लाइन में जब हम अगर पता पड़े कि जहाँ पर टावर हमारा खड़ा होना है, ईआरएस टावर खड़ा होना है, वहीं पर आसपास ही कहीं पर LTHT लाइन भी आ रही है, तो उसके बंद करवाना पड़ता है उसको, या उसमें केबलिंग वगैरह डाल के उसको बाईपास करना पड़ता है उतने पोर्शन को।
तो ये सब चीजें भी हमें प्री प्लानिंग करना चाहिए। स्ट्रिंगिंग, जब ईआरएस खड़ा हो जाता है और जब स्ट्रिंगिंग की बात आती है उस समय तक हम लोग काफी लेट हो जाते हैं, इसलिए इन सब चीजों को भी टाइमली इंश्योर करना चाहिए। फिर कोई मेजर रोड और रिवर क्रॉसिंग है उसे भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि रोड और रिवर क्रॉसिंग वगैरह रहेगी उस समय हमें स्ट्रिंगिंग के समय रोड के केस में ट्रैफिक ब्लॉक वगैरह करना पड़ेगा, पुलिस वगैरह प्रशासन की हेल्प लेना पड़ सकती है। तो इन केसेस में भी हमें ये सब चीजें, जब हम ईआरएस की प्लानिंग करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में रहना चाहिए कि ये सब चीजों को भी हमें एनकाउंटर करना पड़ेगा जब हम ईआरएस खड़ा करने जाएंगे या स्ट्रिंगिंग करने जाएंगे। और सपोज अगर एक ईआरएस खड़ा करना है तो ठीक है, उसी लोकेशन का हमने देख लिया, आगे पीछे के स्पान देख लिया। अगर 3-4 टावर कोलैप्स के केस में क्या होता है, हमें कम से कम 3-4 ईआरएस भी लगाने पड़ते हैं। तो जहां हम ईआरएस लगा रहे हैं, पीछे टावर से जहां से हम कंडक्टर लेंगे, वहां से लेके नेक्स्ट जहां तक हम ईआरएस लगाएंगे वहां तक का एक कंप्लीट वॉक ओवर सर्वे भी हम लोगों ने कर लेना चाहिए। क्योंकि जहां से हम खड़े होकर अगर हम देखते हैं तो जो राइट ऑफ वे वाली प्रॉब्लम्स जो मैं बता रहा हूँ वो प्रॉब्लम हम प्रॉपरली एसेस नहीं कर पाते। इसलिए एक वॉक ओवर सर्वे हो जाए तो उससे हम लिस्ट आउट कर सकते हैं चीजों को, कौन सा फीडर जा रहा है, किस डिस्कॉम से किस उससे बात करनी है, डिस्कॉम के किस पर्सन से बात करनी है, लाइनमैन से बात करनी है, या ट्री वगैरह आ रहा है तो कितनी चॉपिंग करनी है वगैरह, तो किसानों से क्या बात करनी है, कौन से किसान इन्वॉल्व होंगे। तो ये सारी चीजें ईआरएस के, चूंकि ईआरएस हमें वॉर फुटिंग पे कभी कभी खड़ा करना पड़ता है, जल्दी सप्लाई रिस्टोर करना पड़ती है, और ये सारी चीजें हमें डिले करती है काम के एग्जीक्यूशन में, इसलिए ये सब चीजें भी हमें कर लेना चाहिए। उसके बाद चूंकि हमने एक बार फिजिबिलिटी एक बार चेक कर ली उसकी, फिर डिटेल सर्वे, जैसे अपन लाइन के केस में प्रोफाइल वगैरह प्लॉटिंग करते हैं, तो इसमें भी प्रोफाइल वगैरह प्लॉट कर रहे हैं अभी हम लोग। तो ईआरएस के केस में भी प्रोफाइल वगैरह प्रिपेयर कर ले, प्रोफाइल वगैरह प्रिपेयर, डिटेल सर्वे कर ले। डिटेल सर्वे करने के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ पर सस्पेंशन टाइप का ईआरएस लगना है या टेंशन टाइप का ईआरएस लगना है या कितने ईआरएस लगना है, ये सारी चीजें भी हम लोग उसको डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद जब प्रोफाइल बन जाएगी तो प्रोफाइल को आप यहाँ पर हेडक्वार्टर में सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम लोग इसको पीएनडी में सबमिट करेंगे, पीएनडी से अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद फिर उसका एग्जीक्यूशन की बात आती है। तो एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास एजेंसी है, अपन उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं, या इमरजेंसी के केस में कुछ डिपार्टमेंटल तरीके से भी अपन लोग उसको कर सकते हैं। फिर ईआरएस को इंस्टॉल जब करते हैं, फिजिबिलिटी हो गई, प्रोफाइल अप्रूव हो गई। प्रोफाइल अप्रूव होने के बाद हमें ये पता पड़ गया कि किस जगह पर ईआरएस लगाना है, स्पॉटिंग हो गई मतलब ईआरएस की। अब उसका एक्चुअल फिजिकल एग्जीक्यूशन करना है हमको फील्ड में जाके। तो पहली स्टेप है कि पिट की मार्किंग। तो पिट की मार्किंग के लिए एसबी में तो इन लोगों ने एक ड्राइंग दी हुई है जो ऑलमोस्ट सभी एईज लोगों के पास और डीईज लोगों के पास है। तो उसको कैसे, किस डिस्टेंस पर कितनी मार्किंग होना है, किस डायरेक्शन में कितने स्टे आना है, ये सब चीजें उसमें क्लियर दिया हुआ है। किस एंगल पर स्टे लगना है वो भी सब दिया हुआ है उसमें। तो हमें मार्किंग ऑफ पिट कर लेना है, एक्सकवेशन कर लेना है। फिर ईआरएस की इरेक्शन और एंकरिंग की बात आती है। जब ईआरएस हम लोग खड़ा करते हैं तो 1, 2, 3 सेक्शन जब हमारे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद उसको इंटरमिनेंटली हमने ईआरएस की वर्टिकलिटी को चेक करते रहना चाहिए कि एक तरफ तो नहीं कहीं जा रहा है। क्योंकि अगर वो हमने शुरुआत में उसको, अगर हमने उसको वर्टिकलिटी उसकी सेट नहीं करी, तो जैसे जैसे हम मास सेक्शन बढ़ाते जाएंगे तो डेड वेट उसका बढ़ जाएगा। और डेड वेट बढ़ने के बाद फिर हम बहुत ज्यादा स्टे को टाइट करते हैं ना, तो किसी पर्टिकुलर स्टे के ऊपर लोडिंग बढ़ जाती है। तो इसलिए उसकी इंटरमिनेंट चेकिंग ईआरएस की वर्टिकलिटी हर एक सेक्शन के बाद उसको करते रहे। तो कौन सा स्टे टाइट करना है, कौन सा स्टे लूज करना है, वो सारी चीजें हमें वहीं पर पता पड़ जाएगी। और इक्वल लोडिंग सभी स्टे के ऊपर हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। फिर जब ईआरएस हमारा कंप्लीटली खड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर उस क्रॉस आर्म खड़ा करते हैं हम लोग और क्रॉस आर्म इंस्टॉल करते हैं। हर स्टेप के ऊपर हमने स्टे की पोजीशन और ईआरएस की वर्टिकलिटी तो इंश्योर करना ही करना है। क्योंकि जब कंडक्टर, अभी तो हमारा जब ईआरएस हम लोग खड़ा कर रहे हैं तो सिर्फ ईआरएस का डेड वेट है ना। जब हम कंडक्टरिंग करते हैं उसके ऊपर तो एक्चुअल लोडिंग ईआरएस की आती है। तो इनिशियल लेवल पर अगर हमारा ईआरएस वर्टिकलिटी उसकी प्रॉपर है तो लोडिंग के समय ईआरएस के फेल होने के या अनबैलेंसिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए हमें एक्स्ट्रा सेफ्टी हर समय लेना है।
और जब ERS हमारा खड़ा हो जाएगा, स्ट्रिंगिंग भी हो जाएगी, ERS पे लाइन भी चार्ज हो जाएगी, तो ERS की सिक्योरिटी हम लोग राउंड द क्लॉक करते हैं। उसके लिए दिन में भी आदमी रखते हैं, नाइट में भी आदमी रखते हैं, वो उसकी पेट्रोलिंग रेगुलरली करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ERS के इरेक्शन में स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना चाहिए। उसके बाद स्ट्रिंगिंग ऑन ERS। तो स्ट्रिंगिंग ऑन ERS में ERS के पहले की सेफ्टी, स्ट्रिंगिंग के पहले की सेफ्टी हमारे को क्या होना चाहिए? तो स्ट्रिंगिंग के पहले जिस कंडक्टर पे, मतलब जिस फेज में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस सर्किट पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसकी हमें दोनों तरफ कार्डन ऑफ कर देना चाहिए, एरिया को अर्थिंग कर देना चाहिए उसकी प्रॉपर, दोनों तरफ से तीनों फेज को, है ना। उसके बाद जो नियर बाय LT11 के भी लाइंस जा रही हैं, अगर उसमें परमिट की आवश्यकता हमें प्रतीत होती है, परमिट हमें ले ही लेना चाहिए, भले ही फिर वो लाइन में इंफ्रिंजमेंट ना आए उसका। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल केस में, जब मॉडिफिकेशन शिफ्टिंग करते हैं, एग्जिस्टिंग टावर जो हमारा होता है उसी से हम लोग ERS पे ले जाते हैं। तो तार हम नीचे नहीं उतारते, ऊपर के ऊपर ही तार हम ERS पे ले जाते हैं। तो ऊपर के ऊपर जब हम तार ERS पे ले जाते हैं तो LT11 के भी मतलब नीचे नहीं आता तार, लेकिन फिर भी किसी भी एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, किसी भी मिस हैपनिंग को दूर करने के लिए हमारा ये अच्छा है कि हम कभी भी उस पर परमिट ले लें। 3 घंटे में जनरली हमारा स्ट्रिंगिंग कंप्लीट हो जाता है। तो 3 घंटे का परमिट रहता है, 3 घंटे परमिट लेने के बाद उसको हम रिटर्न कर सकते हैं। तो वो एक हमारी सेफ्टी जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी हो जाती है, और एक अच्छा मैसेज जाता है सब स्टाफ वगैरह के लिए कि हम प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं। तो अब उसके बाद स्ट्रिंगिंग हम कैसे करते हैं? स्ट्रिंगिंग हम वैसे ही करते हैं जैसे हम कन्वेंशनल टावर में स्ट्रिंगिंग करते हैं। ERS में स्ट्रिंगिंग के लिए कुछ अलग से मतलब प्रोसेस नहीं है। हम लोग जैसे लिफ्टी वगैरह लगाते हैं, स्ट्रिंगिंग के केस में रफ सैग वगैरह लेते हैं। इसमें रफ सैग की प्रॉब्लम इसीलिए नहीं आती क्योंकि हम एग्जिस्टिंग तार को ही खींच रहे हैं ERS के ऊपर, मॉडिफिकेशन शिफ्टिंग हो या रिस्टोरेशन में हो। हम नए तार से स्ट्रिंगिंग बहुत रेयर केसेस में करते हैं, इसलिए सिर्फ हम तार को ERS पर लेके जाते हैं। इसलिए जैसे हम लिफ्टी वगैरह का यूज करते हैं उस तरीके से ही ERS पे स्ट्रिंगिंग होती है। हालांकि स्ट्रिंगिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या नया कंडक्टर यूज करके या एग्जिस्टिंग कंडक्टर को यूज करके। तो जनरली मतलब अभी तक जितना भी हम लोगों ने किया है उसमें 90% केसेस में तो हमने स्ट्रिंगिंग एग्जिस्टिंग कंडक्टर को यूज करके ही किया है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा केस टावर कोलैप्स वगैरह हो जाते हैं और एक बाईपास लाइन ही बनानी पड़ती है, उस केस में फिर हम नया कंडक्टर यूज़ करते हैं। जैसे गगन तालाब के केस में हम लोगों ने नया कंडक्टर यूज़ किया, तो उसमें हम लोगों ने 12 ERS लगाए थे और वो काफ़ी 6-7 महीने तक ERS पे लाइन खड़ी भी रही थी। तो उस केस में ROW के अंदर ही उनको टावर वगैरह खड़ा करना थे नए, इसलिए हम लोगों ने नया कंडक्टर उसमें यूज़ किया था। उसके बाद रेगुलर चेकिंग ड्यूरिंग स्ट्रिंगिंग। चूंकि हम ERS खड़ा कर रहे हैं उस समय भी हमको वर्टिकलिटी चेक करना है और स्ट्रिंगिंग के समय भी वर्टिकलिटी हमको ERS की चेक करते रहना है। जैसे ही हमने पहला तार लिया उस समय हमने एक बार फिर वर्टिकलिटी चेक कर ली। वर्टिकलिटी चेक करने के लिए हमको ERS के बिल्कुल बॉटम पे जाना होता है, जहां उसकी बेस प्लेट होती है। ERS के बॉटम पे गए आप, जहां बेस प्लेट है वहां से आप चारों फेसेस में एक बार सर ऊपर करके देख लो, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा ERS किस तरफ झुक रहा है, किस तरफ स्टेबल है। तो उसके हिसाब से हम लोग उसकी स्टेइंग टाइट वगैरह कर सकते हैं। तो वर्टिकलिटी हमारी इस तरीके से चेक होती है। 4 फेस होते हैं हमारे ERS के, तो चारों फेसेस में एक एक बार हम लोग ऊपर मुंह करके देखेंगे तो हमें उसकी वर्टिकलिटी समझ में आ जाती है। उसके बाद ERS को जो स्टे होते हैं, मेन हमारा ERS की सारी लोडिंग ट्रांसफर होती है स्टे के ऊपर और स्टे से फिर ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफर होती है। इसलिए हमें सारे स्टे को भी हाथ लगाकर बार बार चेक करते रहना चाहिए ड्यूरिंग इरेक्शन एंड ड्यूरिंग स्ट्रिंगिंग कि किसी पर्टिकुलर स्टे के ऊपर लोड तो नहीं आ रहा। अगर किसी पर्टिकुलर स्टे के ऊपर लोड आता है तो हम इमीडिएटली एक पैरेलल में या एक सपोर्टिंग स्टे और साथ में दे सकते हैं ताकि स्टे वहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा लोडिंग में ना चले जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर 1 या 2 स्टे के ऊपर लोड बढ़ जाता है, तो हम उसके सपोर्टिंग में अपन 2-4 स्टे और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं जिससे हमारा ERS सेफ हो जाए। उसके बाद मार्किंग ऑन एंकर रॉड। हमने एक ERS के लिए सपोज 10 गड्ढे करे, तो 10 गड्ढे में हमने 10 एंकर रॉड डाली, ERS हमने खड़ा कर दिया, स्ट्रिंगिंग कर दी, लोडिंग आ गई ERS के ऊपर। उसके बाद हम एंकर्स के ऊपर कोई ब्लैक पेंट से या रेड टेप से या कोई ऐसा कोई मार्क कर दे एंकर्स के ऊपर,
ग्राउंड जैसे ही ERS एंकर रॉड ग्राउंड से बाहर आ रही है उस पोजीशन पे हम लोग उसको मार्क कर दें। और जब अपने जो गार्ड है वहां पर जिसको हम लगा रहे हैं सिक्योरिटी वगैरह के लिए, तो उन लोगों को हम कम से कम उनसे पूछते रहे कि कुछ चेंजेस तो नहीं आए, वहां पर जो मार्किंग है वो ऊपर तो नहीं आ रही है। अगर वो मार्किंग हल्की सी ऊपर आ रही है इसका मतलब ये है कि वो एंकर कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। तो उस एंकर को हम टाइमली सेव बचा सकते हैं अगर इस तरीके से कुछ फेलियर होने के चांस बढ़ते हैं हमारे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ERS को, चूंकि हमारा ERS एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है और लोडिंग सारी हमारी स्टे के ऊपर है, इसलिए स्टे की मॉनिटरिंग हमारी बहुत जरूरी है। उसके बाद डी स्ट्रिंगिंग ERS की कैसे होती है? डी स्ट्रिंगिंग ERS की वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल, जैसे हमने स्ट्रिंगिंग करी उसी का ऑपोजिट हमने डी स्ट्रिंगिंग करी है। ठीक है, डी स्ट्रिंगिंग करते समय मतलब डी स्ट्रिंगिंग बोलो या डिसमेंटलिंग बोलो, उस केस में थोड़ा सा अप्रोच हमारा कैजुअल हो जाता है कि नहीं अब तो काम खत्म हो गया, अब तो लोड हमको हटाना ही है बस ERS से, और जल्दी जल्दी हम काम खत्म करके उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जनरली ये भी देखा गया है कि हम लोग किसी एक मेन कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हैं, मेन कॉन्ट्रैक्टर कोई एक दे देता है काम बल्क में कि यार ये 4 ERS आपको डिसमेंटल करना है या 4 ERS खड़ा करना है, तो वो उस चीज को टारगेट में लेके चलो आज हम 2 खत्म कर देंगे, चलो हम आज 3 ERS डिसमेंटल कर देंगे, तो वो अपना एक अलग टारगेट बना लेते हैं और उसके चक्कर में बहुत सारी निग्लिजेंसी होती है, सेफ्टी बाईपास होती है, तो उसके कारण एक्सीडेंट के चांसेस हमारे बढ़ते हैं। तो मेन डिस्ट्रिंगिंग और डिसमेंटलिंग के समय हमें सेफ्टी की तरफ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी है और हमारा एक अच्छा लाइनमैन या अगर पॉसिबल हो वहां पर एज वगैरह तो होना ही चाहिए उस केस में, ताकि वो चीज़ों को मॉनिटर कर पाए प्रॉपरली। क्या है कि जनरली ये काम जो करते हैं बंगाली लोग करते हैं और वो थोड़े से सुनने के आदी नहीं होते, वो उनकी भाषा में बात करते हैं और अपन लोग बोलते हैं तो वो सुनते नहीं, उनको लगता है कि ठीक है हम लोग कर लेंगे सब बहुत अच्छे से। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं ERS के ऊपर और सब डिसमेंटलिंग के ऊपर हुए हैं, और रीजन सारा यही रहा है कि वो जल्दबाजी करते हैं काम करने में और टारगेट बना लेते हैं कि आज हम 3 ERS खड़ा कर डिसमेंटल कर लेंगे, आज हम 2 ERS डिसमेंटल कर लेंगे। वो ERS डिसमेंटल करना हमारी प्रायोरिटी नहीं रहती है कभी भी। हमें ERS खड़ा करना और ERS पर लाइन चार्ज करना हमारी प्रायोरिटी रहती है, और ERS डिसमेंटल करना हमारी प्रायोरिटी नहीं रहती है कभी भी। इसलिए उस केस में उनको हमें जब काम शुरू करते हैं उस समय ही उनको हम वेल एजुकेटेड कर ले, उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दे दे कि हमें किसी भी टाइप की जल्दबाजी नहीं करनी है, आप ERS को प्रॉपर डिसमेंटल करो, सेफ्टी पूरी फॉलो करो, कॉर्डन ऑफ करो एरिया को, जितना भी एरिया वहां पर लग रहा है कोई बाहर के लोगों का मूवमेंट वगैरह उस समय ना हो, क्योंकि ERS नॉर्मल टावर से एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए लोगों के अंदर देखने की क्यूरियोसिटी भी रहती है, लोग गाड़ी रोड पर खड़ी करके भी देखने लग जाते हैं कि यार ये कौन सा टाइप का टावर है, इस टाइप से। तो उस तरीके से भी लोगों को थोड़ा सा हमें अवेयर करना चाहिए कि आप लाइन के ROW से वगैरह दूर हो जाए जहाँ ERS खड़ा काम हो रहा है। जनरली किसान जहाँ पर जिसके खेत में काम होता है वो किसान भी वहीं घूमता रहता है, तो उसे भी थोड़ा सा हमें एरिया से दूर करना चाहिए। छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन सेफ्टी की तरफ ये काफी हमें हेल्प करेगी। फिर ये डिसमेंटलिंग ऑफ ERS है, क्रॉस आर्म रिमूवल। पहले जैसे हम करते हैं ERS को तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस आर्म निकालते हैं, उसके बाद फिर मास सेक्शन निकालते हैं, फिर स्टे वायर निकालते हैं। स्टे वायर निकालने में ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। जो भी स्टे हम खोल रहे हैं इंश्योर कर लेना है कि उसके ऊपर कोई भी मास सेक्शन नहीं है और उसके ऊपर कोई आदमी भी नहीं है, ये चीज़ हमें इंश्योर करना चाहिए। और जैसे जैसे हम स्टे के पास पहुंच रहे हैं, सपोज एक ERS हमने 14 नंबर का ERS खोला, 14 नंबर का ERS खोला मतलब उसके पहले हमने स्टे हटा लिए, फिर 13 पे कोई स्टे नहीं है, फिर सीधे 12 पे स्टे है। तो जब हमने 14 नंबर का ERS खोला, स्टे मास सेक्शन खोला, फिर 13 नंबर का मास सेक्शन खोला, फिर 12 के आने के बाद हमने फिर एक बार वर्टिकलिटी ERS की चेक करनी है, सारे स्टे एक बार वापस चेक करना है, क्योंकि ERS से एकदम से लोड कम होता है। तो जब लोड कम होता है तो जो स्टे टेंशन में रहता है वो एकदम से लूज हो जाता है या उस पर से लोडिंग कम हो जाती है। तो हल्की सी ERS में आप बोलना चाहिए कि मूवमेंट होता है, लूज होता है, तो उस केस में हमें असर्टेन कर लेना चाहिए कि कहीं किसी स्टे में लूज वगैरह तो नहीं हो रहा है एकदम से लोडिंग के कारण, या एकदम से जैसे हल्का से जैसे लोड हो जाता है खत्म वैसे ही मूवमेंट होता है, तो जिधर से वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण उसी तरफ ERS भागने लगता है। तो वो सब चीजें हम रेगुलरली चेक करते रहें। उसके बाद टर्फर लास्ट में जब जैसे जैसे हम धीरे धीरे ERS खोलते हैं
तो एक टर्फर हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग इरेक्शन ऑफ ईआरएस। हमने 1 मास सेक्शन 2 मास सेक्शन शुरू में उठाते हैं और उसको फिर टर्फर पे ले लेते हैं। तो जब हम डिसमेंटलिंग करते हैं तो नीचे नीचे जब हम आते जाते हैं तो तीसरे चौथे मास सेक्शन पे हम लोग फिर वापस टर्फर लगाते हैं। तो वो टर्फर का सपोर्ट हमें मैंडेटरीली रखना है। टर्फर का सपोर्ट इसीलिए रखना है क्योंकि वो ऑटोमेटिक लॉक होता है। हमने उसको टर्फर पे सपोर्ट लिया तो फिर वो लॉक हो जाएगा। उसको लॉक करने के लिए हमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, तो आदमी सेफली काम कर सकता है। जनरली ये देखा गया है कि रस्सी का यूज कर लेते हैं बहुत सारे लोग, और रस्सी का यूज करने पे रस्सी एक उतना रिलायबल सपोर्ट नहीं देती है जितना टर्फर है, क्योंकि टर्फर खुद एक मेटल, उसके अंदर जो रोप होती है वो मेटल की रोप होती है और अंदर उसकी गियर वाली लॉकिंग होती है। तो इसलिए वो टर्फर का सपोर्ट हमें एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है। और ये जब सारा हम ईआरएस डिसमेंटल कर लेते हैं उसके बाद फिर हमारी एंकर्स रिमूव हम लोग करते हैं। ये ईआरएस की हिस्ट्री है 2023-24 तक हम लोगों ने अब तक कितने ईआरएस लगाए हैं, तो ये उसकी हिस्ट्री है। आज तक हम लोग टोटल 172 ईआरएस लगा चुके हैं एमपीपीटीसी में। 2014 में पहला ईआरएस हमारे यहाँ खरीदा गया था भोपाल में लिंडसे का, और उसके बाद फिर 2016 में एसबीबी के ईआरएस आए थे जबलपुर और भोपाल इंदौर के लिए। तो टोटल आज तक हम 172 ईआरएस हम लोग लगा चुके हैं, और टोटल नंबर ऑफ लाइन से 74 जिसमें हम लोग ईआरएस लगाए हैं। सर्किट, टोटल नंबर ऑफ सर्किट है 74 जिसमें हम लोगों ने ईआरएस लगाए हैं। मॉडिफिकेशन शिफ्टिंग में हमने 58 लाइनों पे ईआरएस यूज किया है और 133 ईआरएस लगाए हैं, और ईआरएस को रिस्टोरेशन के लिए यूज करने के लिए हमने 16 बार यूज किया है और 39 ईआरएस लगाए हैं। मतलब ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है हमारे ईआरएस को यूज करने के लिए। इससे हमने बहुत आउटेजेस लाइन के बचाए हैं, अवेलेबिलिटी बढ़ाई है। और चूंकि जब हमारा टावर वगैरह कोलैप्स वगैरह हो जाता है उस केस में जब लाइन ईआरएस पे चार्ज हो जाती है तो वो जो मेन टावर खड़ा करना है या फाउंडेशन करना है उसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देता है फील्ड में लोगों को। अब ये सेफ्टी ईआरएस के समय हमें क्या फॉलो करनी है, थोड़ा सा मैंने अभी बीच में सबको बताया है, इसी को मैंने थोड़ा सा और इलाबोरेट किया है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हमें हेलमेट्स, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी शूज ये हमेशा स्टाफ्स को प्रोवाइड कराने हैं, उनको यूज करने के लिए बोलना है और यूज करवाना भी है। हमारा जो मॉनिटरिंग वाला लाइनमैन वगैरह रहता है उनको बोलना है कि आप ये लोग इसे इंश्योर करें कि ये लोग इसे यूज करें। उसके बाद जब हम स्ट्रिंगिंग डी स्ट्रिंगिंग करते हैं तो डिस्चार्जिंग दोनों तरफ से होना चाहिए ईआरएस या कंडक्टरिंग की। उसके बाद एरिया हमें कॉर्डन ऑफ कर देना चाहिए जहां पर हम ईआरएस का काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टे इधर उधर फैले रहते हैं, मटेरियल ईआरएस का रहता है, गड्ढे किए हुए रहते हैं, तो जमीन अनइवन हो जाती है गड्ढे के कारण, बैक फिलिंग वगैरह नहीं हो पाती। मतलब बैक फिलिंग तो करते हैं लेकिन उसके बाद भी मिट्टी वगैरह बाहर रहती है, तो इसलिए उतना पर्टिकुलर एरिया बाहर के लोगों के लिए जो लोग उससे रिलेटेड नहीं है उनके लिए उसको कॉर्डन ऑफ करना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी अवेयरनेस हमें कंटिन्यूस लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको बीच बीच में बोलते रहना है कि आप सेफ काम करो, स्टे की तरफ ध्यान दो, वर्टिकलिटी चेक करते रहो, सेफ्टी बेल्ट पहनो, हेलमेट पहनो, इस तरीके से बार बार उन्हें इंटीमेट करते रहना चाहिए। उसके बाद LT11 के भी लाइन पर परमिट लेकर ही काम करना है, बिना परमिट के काम न करना चाहिए, क्योंकि कभी इस जोन में अगर हमारा कंडक्टर कभी स्ट्रिंगिंग के समय फेल होता है लिफ्टी वगैरह या कुछ, तो उसके कारण चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर टूल्स एंड टेकल्स हमें यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हाथ में आया वो यूज कर लिया, जैसे भी मिला चलो काम खत्म करना है तो कर लिया। तो इसलिए जो टूल्स टेकल्स ईआरएस के साथ आए हैं वो, और स्ट्रिंगिंग के लिए जो हमारे पास TNPs अवेलेबल रहती है TLM वगैरह में, वो प्रॉपर ही होना चाहिए। उसके बाद हमें ईआरएस की वर्टिकलिटी रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। हर स्टे की मॉनिटरिंग इरेक्शन के समय, स्ट्रिंगिंग के समय, डी स्ट्रिंगिंग के समय और डिसमेंटलिंग के समय हमें चेक करते रहना चाहिए स्टे। उसके बाद एंकर्स के ऊपर, एंकर रॉड के ऊपर मार्किंग करना चाहिए। स्ट्रिंगिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमारी, ताकि अगर कोई एंकर हमारा ऊपर आ रहा है, मतलब फेल होने की कगार पर है, तो हमें रेगुलर जब हमारा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहता है वहाँ पे, तो वो उसे चेक करते रहेगा, तो उसे पता पड़ जाएगा कि नहीं ये बाहर आ रहा है, तो वो इमीडिएट हमें इंटीमेट करेगा। सिक्योरिटी गार्ड का नंबर होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड वालों को बीच बीच में हमें फ़ोन करते रहना चाहिए। जनरली लोकल के ही लोग सिक्योरिटी गार्ड करते हैं, तो वो ईआरएस खड़ा करके वो चले जाते हैं, तो कम से कम उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग ईआरएस की होती रहे।
उसके बाद ईआरएस में जब हम एंकर्स करते हैं तो एंकर जो होता है वो हमेशा ईआरएस की तरफ पॉइंट होना चाहिए। मतलब जिधर अगर हमारा ईआरएस सेंटर में खड़ा है तो एंकर किसी भी डायरेक्शन में हो, उसका एंकर का जो टिप है वो हमेशा ईआरएस की तरफ होना चाहिए। उससे जो लोडिंग आएगी वो प्रॉपरली ग्राउंड होगी। उसके बाद एक्सकवेशन जो हमारी पिट की होती है वो एंकर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एंकर के परपेंडिकुलर होने से क्या होता है, एक खड़ी जमीन मिलती है हमको। एक्सकवेटेड जो लैंड होती है, जो अनडिस्टर्ब लैंड मिलती है, वो काउंटर वेट अच्छा प्रोवाइड करती है स्टे को। इसलिए जो एक्सकवेशन करें हम हमेशा एंकरिंग के परपेंडिकुलर करें। उसके बाद जब हम एंकरिंग कर लेते हैं उसके बाद बैक फिलिंग करते हैं, तो बैक फिलिंग हमें अच्छी से रैमिंग करना चाहिए। उसकी रैमिंग करने के बाद जैसे मिट्टी वगैरह भर देते हैं, उसके बाद जेसीबी चला देते हैं 2-3 बार, तो वो प्रैक्टिस हमें करते रहना चाहिए। उसके बाद ईआरएस का पोजीशन हम लोगों ने वैसे सिलेक्ट करना चाहिए जो जब हम ईआरएस पे स्ट्रिंगिंग वगैरह हो जाए, तो जब मेन टावर पर आदमी काम करे या स्ट्रिंगिंग वगैरह इरेक्शन वगैरह करे टावर का, तो उसको इंडक्शन वगैरह फील ना हो, उतना कम से कम ईआरएस का डिस्टेंस हमारा लाइन से होना चाहिए। तो उसकी पोजीशन भी ईआरएस की हम लोगों ने उस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद ईआरएस की पोजीशन हमने ऐसे भी सिलेक्ट करना चाहिए कि जो नया टावर खड़े होने वाला है उसमें ईआरएस के स्टे फाउल न करें। जनरली ये हो जाता है कि हम ईआरएस हमेशा वहीं खड़ा करते हैं जहाँ पे टावर गिरा होता है या मॉडिफिकेशन शिफ्टिंग होता है। उसका कारण ये है कि हमें मैक्सिमम क्लियरेंस मिलता है। जैसे हम ईआरएस को मेन टावर के पास लगाएंगे तो मैक्सिमम क्लियरेंस मिलता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ईआरएस को हम वहीं लगाएं जहाँ पे टावर है। लेकिन उस केस में क्या होता है, जो आगे के स्टे होते हैं, कंडक्टर साइड के जो स्टे होते हैं, वो स्ट्रिंगिंग के समय या उसके समय फाउल करते हैं। तो थोड़ा सा हमने 10-20 मीटर दूर ईआरएस को मेन टावर की पोजीशन से करना चाहिए, ताकि इन्फ्रिंजमेंट वगैरह उस समय ना हो, मेन काम करने के समय उनको दिक्कत ना हो। उसके बाद जब टावर मतलब जब कोलैप्स होता है तो कंडक्टर सब हमारे इधर उधर कम से कम 20-30-40 मीटर दूर फेंका जाते हैं, तो वो सब इधर उधर हो जाते हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है उनकी कंडक्टर्स की। तो जब कंडक्टर्स की ओवरलैपिंग होती है तो जब स्ट्रिंगिंग करने के समय हम लोगों ने हम उसको क्लियर करते हैं पूरा, राइट, उसका तीनों कंडक्टर एक फेज में लेके आते हैं, एक लाइन में लेके आते हैं। लेकिन उसके बाद भी होता क्या है कि वो कंडक्टर तो सब साथ साथ में रखे हुए हैं, तो थोड़े थोड़े दूर पे जो आर फेज है उसका आर फेज की कोडिंग कर दे हर 15-15, 20-20, 40-40 मीटर पे, फिर वाई फेज की, फिर बी फेज की। उस समय क्या होगा कि जब हम कंडक्टर उठाने जाएंगे तो अगर आर का उठाना है तो आर का ही उठाएंगे, बी का उठाना है तो बी का ही उठाएंगे। तो जो एंटेंगल हो जाते हैं कंडक्टर, वो हमें परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद वर्टिकलिटी ईआरएस की हमेशा हमें चेक करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आ रहा है। और एंकर्स हमें मार्किंग जरूरी करना है, ये मतलब सेफ्टी के लिए बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आरओडब्ल्यू हमें क्लियर करना है, चाहे वो ट्री चॉपिंग हो, LT11 के भी पोल आ जाते हैं कभी बीच में, उससे कंडक्टर हमें ऊपर कुदाना पड़ता है, उसके तार नीचे करना पड़ते हैं LT11 के भी के। तो ये सारी प्लानिंग जब हम ईआरएस खड़ा करने जा रहे हैं या फिजिबिलिटी जब हम लोग देखते हैं, उस समय हम लोग इस चीज को इंश्योर कर ले। उससे क्या होगा कि जो चूंकि हम ईआरएस पे शटडाउन लेके काम करते हैं स्ट्रिंगिंग के समय, तो वो स्ट्रिंगिंग के शटडाउन का टाइम हमारा बचेगा, स्मूथली काम होगा, अननेसेसरी ईआरएस पे लोडिंग नहीं आएगी, कहीं पेड़ में फंस गया, कहीं पोल में फंस गया तो झटके से एकदम से तार आता है, तो वो सारी चीजें नहीं होगी अगर हमारा कंडक्टर वगैरह पूरा स्मूथली पैसेज मिलता है उसको ईआरएस पे खड़ा करने के लिए। तो मेरी तरफ से ईआरएस के ऊपर इतना ही था। बाकी आप लोगों के अगर कोई सवाल वगैरह है तो उसके लिए आप वेलकम है। गणेश, मेरा एक सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि अगर कहीं आसपास अपने पास पेड़ वगैरह है कुछ हो तो अपन एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए रस्सा वगैरह बांध सकते हैं क्या उस पर? मतलब अपना स्टे तो लग रहा है, ये जो इतने स्टे आप ले रहे हैं वो तो लेना ही है हमको, उसके अलावा कुछ सपोर्ट दे सकते हैं क्या अपन एक्स्ट्रा सेफ्टी? सर वो एक्स्ट्रा सेफ्टी रोप की जब हम देने जाते हैं तो कभी रोप किसी ने काटा, अगर उसके ऊपर लोडिंग आई किसी कारण से, नहीं, लोडिंग के लिए नहीं, मैं लोडिंग के लिए नहीं ले रहा हूँ मैं उसको, है ना, लोडिंग के लिए नहीं रहा हूँ, केवल मिल रहा है हमको कि एक्स्ट्रा, मतलब वहां पे ऑलरेडी कोई स्टे नहीं करना है, केवल अपने को पेड़ वगैरह है कुछ ऐसी चीज मिल रही है जहां पर अपन उसको और मतलब एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए बांध रहे हैं, मतलब उस पर मेन लोड नहीं ले रहे हैं। सर तो अपन कर सकते हैं क्या? अच्छा रहेगा सर, अपन मेन लोड नहीं ले रहे हैं उसके ऊपर, जब हम लोग इनिशियली उसको बांधते हैं, लेकिन जब हवा आंधी वगैरह चलती है ईआरएस के ऊपर ये चलती है, तो ईआरएस हमारा टेंड मतलब चूंकि वो ईआरएस की जो जिम्बल है अपना बेस प्लेट के ऊपर जो लगा रहता है वो मूवेबल है, 360 डिग्री उसका, तो वो लोडिंग के हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेता है।
तो उस केस में कभी उस रोप के ऊपर लोड आ गया और वो रोप किसी ने फट दिया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ईआरएस को मतलब दिक्कत दे सकता है। अगर हमें एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए तो सबसे अच्छा है कि एक्स्ट्रा एंकर लगा दे, ना करे सर। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज गणेश सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से ईआरएस के इरेक्शन और डिसमेंटलिंग से संबंधित बहुत सारी चीजों को हमारे बीच में बताया, समझाया हम सभी को। और जैसा कि बहुत लोगों को अभी बहुत सारी चीजें ईआरएस की पता नहीं थी, लेकिन आज उसको जिस तरीके से गणेश सर ने एलैबोरेट किया या चीजों को एक्सप्लेन किया, उसके लिए वाकई में बहुत अच्छी बात है। और अब मैं निवेदन करूंगा सभी से कि अगर किसी को कोई प्रश्न है ईआरएस से संबंधित तो वो गणेश सर से पूछ सकते हैं। और मैं गणेश सर से भी इसके पहले चीज कहना चाहूंगा कि सर अगर कोई केस स्टडी या फिर कुछ मतलब ईआरएस के इंस्टॉलेशन का कुछ कोई वीडियो या कुछ अगर आपके पास कुछ है तो फिर उसको भी शेयर करें। यार ईआरएस का केस स्टडी के बारे में अभी जो रिसेंटली जो अपना 400 के भी SSTPH पीथमपुर में जो अपने 5 ईआरएस हम लोगों ने लगाए थे, उसके बारे में जो एक्सीडेंट हुआ था उससे स्टाफ से बात करने के बाद और कॉन्ट्रैक्टर वगैरह और इन लोगों से बात करने के बाद एक चीज़ जो मेरे ध्यान में आई थी, जो मैंने अभी ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन भी बताया है कि जब ईआरएस हम लोग डिसमेंटल करते हैं तो गैंग की एक टेंडेंसी होती है कि जल्दी जल्दी काम खत्म करना है हमको। और ये मेरे कहीं सुनने में आया था कि उनका टारगेट था कि आज हम 3 ईआरएस डिसमेंटल कर देंगे। तो वो जब सेट ऑफ माइंड के साथ आदमी जब फील्ड में आता है, एग्जीक्यूशन करता है, तो वो सिर्फ जल्दबाजी दिमाग में रहती है, उसकी सेफ्टी सब बाईपास हो जाती है, निग्लिजेंसी बढ़ जाती है और वही कारण बनता है कि एक्सीडेंट्स का। तो हमें हमेशा इंश्योर करना है कि ईआरएस डिसमेंटलिंग की हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें एक दिन में 1 ईआरएस किया, एक दिन में आधा ईआरएस किया तो भी चलेगा, क्योंकि उनका एक टारगेटेड टाइप का वर्क रहता है। जितना उनका काम होगा उतना उनको पैसा मिलेगा, या जितने दिन वो रहेंगे एक्स्ट्रा वहां पर उतना उनका खर्चा बढ़ेगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी करते हैं। लेकिन हमें उनको रोकना है उन चीज़ों से लेके। तो जनरली जितने भी एक्सीडेंट्स अभी तक हुए हैं उसमें 99% केसेस में ईआरएस डिसमेंटलिंग के समय ही हुए हैं। और डिसमेंटलिंग का मेन रीजन सिर्फ यही है, एक जल्दबाजी है, दूसरा निग्लिजेंसी है, तीसरा सेफ्टी को बाईपास करना है। यही सब चीजें कंट्रीब्यूट करती है एक्सीडेंट को। और चूंकि ये आउटसाइडर गैंग करती है हमेशा काम, हमारा स्टाफ नहीं करता है इन चीज़ों को, इसलिए वो हमारे सुनने के आदी भी कम होते हैं। लेकिन उनको हमारे मेन कॉन्ट्रैक्टर से बात करके, उनके सुपरवाइजर को बोल के हमेशा ये इंश्योर करना है कि जल्दबाजी किसी भी टाइप की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये उनसे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन उनको दे देना चाहिए। बाकी इरेक्शन के समय चूंकि सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि लाइन चार्ज करना होती है, टारगेटेड टाइप का वर्क रहता है, तो फील्ड में भी हमारे एई से डीई से लेकर सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं, सब देखते हैं, इसलिए वहाँ सेफ्टी को बाईपास करने का थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं और इरेक्शन के समय इस तरीके की घटनाएं होती नहीं है। लेकिन डिसमेंटलिंग के समय सब लोग का थोड़ा सा अपने अपने रूटीन वर्क में सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मेन लाइन चार्ज करने का टारगेट जो रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उसी केस में ये लोग थोड़ा सा मॉनिटरिंग की कमी हो जाती है हमारी, उसी वजह से ये लोग अपने मनमर्जी से काम करते हैं और फिर इन सब चीज़ों के परिणाम हम लोगों को देखना पड़ते हैं। तो एक जो मेरा थोड़ा सा बिटर एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, यही वाला एक्सपीरियंस रहा है इस केस में। और किसी के कुछ क्वेरीज वगैरह है क्या? हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ सर लोने साहब से। जी सर। हेलो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अपन ईआरएस चाहे खड़ा करो चाहे उसका डिसमेंटलिंग करो, एक हमारा एक पर्टिकुलर स्टेज जो रहता है मिडिल में, बॉटम क्रॉस आर्म या उसके मिडिल में, जी सर, वहीं से ही एक्सीडेंट का जो रहता है वहाँ वही एक मेन अभी हमने जो देखा हुआ है, और लोड भी शायद वही रहता होगा ज़्यादा, है ना सर? तो उसमें जो प्रिकॉशन होना चाहिए जो इंस्टॉलेशन या खासकर डिसमेंटलिंग में यही केसेस हुआ था कि उसी 8 नंबर जो ब्लॉक है अपना जी मास सर, सेक्शन, जी सर, 8 नंबर से 9 नंबर के बीच में लगता है शायद। जी सर। वो तो पोजीशन अपनी ईआरएस के उसका स्टेज की डिसमेंटलिंग हाइट के की हिसाब से, लोडिंग के हिसाब से चेंज होती रहती है, लेकिन हाँ अपने वाले पर्टिकुलर केस में 8 नंबर हाँ पे लगा हाँ होगा। सर मैं हाँ 8 इसमें नंबर पे लगा था वो 414 मास सेक्शन के लिए। जी जी, इसमें सर मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहता हूँ सर कि चूंकि हम ईआरएस हमेशा लाइन के बाहर लगाते हैं मॉडिफिकेशन शिफ्टिंग की केस में या रिस्टोरेशन ऑफ टावर की केस में,
हम लोडिंग मतलब ईआरएस को हम लाइन के बाहर लगाते हैं, तो जो कंडक्टर साइड में जो स्टे लगे होते हैं हमारे, वो जब कंडक्टर हमारा ईआरएस पे चले जाता है, उस केस में उसकी लोडिंग खत्म हो जाती है, ऑलमोस्ट उसकी लोडिंग खत्म हो जाती है। मतलब प्रैक्टिकली हमको ये बताया गया है कि अगर आप इन तीनों स्टे जो साइड में लगे रहते हैं, या 2 स्टे लगे रहते हैं, उनको अगर आप निकाल भी दोगे तो ईआरएस को कुछ नहीं होगा। लेकिन चूंकि हमारा एक साइकोलॉजिकल माइंड होता है कि 3 तरफ स्टे लगे, 1 तरफ स्टे नहीं लगा है, तो हम लोग इसको स्टे लगा के रखते हैं। और जो अपना पर्टिकुलर केस हुआ था सर, उस केस में स्टे खोलने के समय इन लोगों ने जो एक तरफ का स्टे जैसे खोलने गए, तो चूंकि उस स्टे के ऊपर लोड ज्यादा रहा होगा, तो उन्होंने उसी स्टे को खोल दिया जिसमें लोड ज्यादा था, और उसको खोलने के कारण से वो एकदम से ईआरएस में मूवमेंट वगैरह हुआ, और वो जिस तरफ वो ईआरएस झुक रहा था उस तरफ झुकता चला गया, और फिर वो अल्टीमेटली वो कोलैप्स हो गया सर। तो इसलिए ईआरएस के स्टे अगर पे लोडिंग अगर कहीं ज्यादा है सर, तो एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन हमने उसे कहीं टेम्पररी स्टे दे देना चाहिए, या टर्फर हमारे पास होता है सर, टर्फर का सपोर्ट दे देना चाहिए उस तरीके से। तब उसके बाद हमने उस लोडिंग वाले स्टे को खोले, उसके बाद फिर उस स्टे को हम ट्रांसफर करते जाए धीरे धीरे नीचे नीचे। इस तरीके से सर एक सेफ प्रैक्टिस हमें बनानी चाहिए सर। जी बिल्कुल सर। और दूसरा मेरा ये सवाल था कि जैसे अपन 400 के केस में हाइट ज्यादा रहती है, टावर की भी रहती है, और ईआरएस की भी ज्यादा ही लेनी पड़ेगी, उस केस में क्या होता है, जो टावर साइड वाले मेन टावर जहां अपने को री रिएक्शन करना है, उस साइड में कॉरिडोर कम मिलता है, सो जो स्टे रहते हैं उसकी बॉडी के अंदर तक तो जाएंगे ही जाएंगे किसी भी केस में, 14 मीटर जैसे 15 मीटर अपन ने बाहर लिया उसको, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कंडक्टर है उसी का यूज कर रहे हैं अपन, जी सर। है ना सर? जी सर। तो एग्जिस्टिंग कंडक्टर को और ज्यादा बाहर तो नहीं ले जा सकते। जी सर। सर उसी के लिए मैं वो स्टे तो अल्टीमेटली आना ही है। हाँ, नहीं वो स्टे आएगा सर, लेकिन चूंकि हमारा मतलब मेन फोकस थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है ईआरएस खड़ा करने के समय, कि जब हम मेन टावर खड़ा करने जाएंगे वहां पर हमें ईआरएस से क्लियरेंस ज्यादा से ज्यादा मिले, ताकि वो जब काम कर जाएंगे, जैसे जैसे हाइट ऊपर जाती है वैसे वैसे रस्से और दूर चले जाते हैं, तो उस कारण हमें क्लियरेंस अच्छा मिले। लेकिन अगर चूंकि वो आगे वाले स्टे है वो इन्फ्रिंज ना करे मेन टावर को स्ट्रिंगिंग और इरेक्शन के समय, तो हमें 30-40 मीटर हम उसकी पोजिशनिंग आगे पीछे कर सकते हैं सर, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा थोड़ा सा जब हम इरेक्शन स्पॉटिंग वगैरह करने जाते हैं तो हमारा फोकस उस तरफ शिफ्ट होता है कि यहाँ हम खड़ा कर देंगे ईआरएस तो हमको ज्यादा क्लियरेंस मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा हम अगर उससे दूर कर दे 30 मीटर दूर, तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। जी बिल्कुल सर मेरा ये सवाल था कि जैसे अपन एआरएस लगाते तो उसी कंडक्टर को यूज करें, अगर अपन अलग से कंडक्टर लगाए तो उसमें क्या इशू आएगा सर? देखो कंडक्टर चूंकि हम ईआरएस लगाते हैं 1 या 2 स्पान के लिए मॉडिफिकेशन शिफ्टिंग के केस में, है ना, तो और स्ट्रिंगिंग हम करते हैं टेंशन टू टेंशन, तो टेंशन से टेंशन तक हमको ईआरएस लगाने पड़ेंगे उस केस में। फिर अगर उस स्ट्रेच में सेक्शन में अगर 10 टावर लगे हैं तो हमें 10 ईआरएस खड़ा करना पड़ेंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए वैसी सिचुएशन को, चूंकि हमको काम सिर्फ 1 या 2 टावर पर करना है, उसके लिए हम 10 ईआरएस लगाने जाएंगे तो हमारा टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, ये सब चीजें मतलब वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। इसलिए ईआरएस लगाने के लिए हम वही कंडक्टर यूज करते हैं। जी सर। और दूसरा सर ये था कि जैसे अपना डिसमेंटलिंग के दौरान एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो अगर अपन ऐसा फिक्स कर ले कि एक इंचार्ज ही बना दे सेफ्टी के लिए पूरे एआरएस प्रोसेस में, तो हो सकता है एक्सीडेंट में थोड़ा अपने को बचाव हो। ठीक है, आप एक टीएलएम में तो एक इंचार्ज बना सकते हो, किसी एक टीएलएम में किसी एक डिवीजन में या टीएलएम में किसी एक लाइनमैन को आप ट्रेंड कर दो कि जहाँ ईआरएस का काम चल रहा है वहां उसी को भेजो, तो कम से कम वो एक्विटेंस हो जाएगा चीजों को लेके कि कैसे काम होता है, कैसे सेफ्टी फॉलो करनी है। लेकिन अब पूरे सेंट्रल लेवल पर या सर्कल लेवल पर अगर एक करने जाएंगे तो उस आदमी को पर्टिकुलर स्पेयर करना, कभी वो किसी कारण से उस पीरियड में छुट्टी पर रहा हो या कोई दूसरी काम में इंगेज रहा हो इम्पोर्टेंट, तो फिर वो पर्पज सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप टीएलएम लेवल पर, डिवीजन लेवल पर किसी एक पर्टिकुलर बंदे को ट्रेंड करना चाहते हो इन चीजों को लेके, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। खैर जी सर। मेरा आदरणीय लोने साहब से यह एक प्रश्न है कि अभी तक के 2 सेशन में हमें जिस प्रकार सारे उपकरणों की जानकारी मिली, उसी प्रकार हमें
कैप्स्टन हॉइस्ट के संबंध में भी उचित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, जो हम ट्रैक्टर को ज़्यादा तवज्जो देते हुए इन्हें हम भूलते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा दूसरा प्रश्न भी यह है कि इंसुलेटेड गाय वायर का उपयोग यदि हम करते हैं तो क्या यह कंज्यूमेबल की तरह इसे अगर स्क्रैप में हुआ तो रीयूज करना चाहिए? कैप्स्टन हॉइस्ट के यूज के लिए जो आपका सवाल है वो एक्चुअली कैप्स्टन हॉइस्ट एक्चुअली एक इक्विपमेंट होता है, जिसे नहीं पता उनको बता देता हूँ मैं। कैप्स्टन हॉइस्ट एक मशीन है जो ईआरएस को मास सेक्शन को चढ़ाने के लिए काम में आती है। एक मोटराइज्ड मशीन होती है जो पुल्ली वगैरह के साथ सहायता से उसको हम एक एक मास सेक्शन जैसे अपन चढ़ाते हैं वैसे चढ़ाते हैं। ट्रैक्टर भी सेम पर्पस सॉल्व करता है। ट्रैक्टर को बस जब हम यूज करते हैं तो ट्रैक्टर के केस में हमें बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्रैक्टर चलाने वाला बंदा हो वो बहुत अच्छा ट्रेंड हो, एकदम से झटके से मैं ट्रैक्टर को छोड़े नहीं, झटके से ब्रेक नहीं लगाए, झटके से चालू नहीं करे उस चीज को, नहीं तो उससे ईआरएस पर लोडिंग आती है। तो जनरली जब ईआरएस अपने यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं फिलहाल इस बंदे, वो ईआरएस में ट्रैक्टर चलाने में काफी एक्सपर्ट होते हैं, तो बहुत स्लो एकदम उनका मूवमेंट रहता है। अपन जब भी ईआरएस वगैरह खड़ा करते हैं, डिसमेंटल करते हैं, तो उस समय उनको अपन ये सब चीजें बताते हैं कि एकदम से नहीं भगाना है, आपको बहुत धीरे धीरे मूवमेंट देनी है। तो कैप्स्टन में बस एक चूंकि ट्रैक्टर का आपको यूज करना ही पड़ता है, जब आप क्रॉस आर्म वगैरह चढ़ाते हो, बहुत हेवी होती है क्रॉस आर्म मास सेक्शन के मुकाबले, जो कि हाइट ऊपर चली जाती है, तो क्रॉस आर्म की वेट बहुत ज्यादा होता है। मतलब वैसे वेट ज्यादा नहीं होता, लेकिन हाइट के कारण वेट ज्यादा हो जाता है उसका, तो उसके कारण फिर वो कैप्स्टन वहां उस समय काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमको ट्रैक्टर यूज करना ही पड़ता है। ट्रैक्टर यूज भी किया तो वो कहीं हम सेफ्टी को किसी आपसे कोई फाउल नहीं कर रहे, वो उन्होंने हमको एक इक्विपमेंट दिया हुआ है कि आप जैसे किसी ऐसी जगह है जहां आप ट्रैक्टर ले ही नहीं जा सकते, मार्शी सॉइल है, वहां ट्रैक्टर चलेगा ही नहीं, आप वहां कैप्स्टन यूज कर सकते हो। ठीक है। दूसरा आपका जो सवाल है इंसुलेटेड गाय वायर का, इंसुलेटेड गाय वायर अगर आपको फिजिकली डैमेज दिख रही है, डैमेज मतलब जहां पर क्रैक्स वगैरह आ गए हैं, जहां उसकी कैपिंग, जहां पर हम लोहे के साथ उसकी इंसुलेटेड पोर्शन की कैपिंग कहीं लूज दिख रही है, तो बिल्कुल यूज नहीं करना है उस चीज को। लेकिन अगर उसके ऊपर का जो लेयर हमें दिखता है कि हल्का सा पील ऑफ टाइप हो गया है, तो वो पील ऑफ कहीं रगड़ वगैरह से होता है, वो कहीं उसका इंसुलेशन ब्रेकेज या डैमेज का कोई उसके अंदर साइन नहीं होता उस चीज का। तो अगर फिजिकल क्रैक्स वगैरह दिख रहे हैं या डैमेज दिख रहा है या कैपिंग खुलने वाला जैसा कंडीशन दिख रही है, तो हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जी सर। मेरा एक सवाल है। जी सर। टेंशन एक ही लोकेशन को अगर हमको मॉडिफाई करना है, उसके लिए ईआरएस यूज करना है, तो डी स्ट्रिंगिंग होएगी, मतलब टेंशन यहाँ जहाँ जंपर खोल के उसको ईआरएस पे लेना है, तो दोनों साइड में हमारे सेक्शन हो गए, अब हमें बीच में ही ईआरएस खड़ा करना है। जी सर। उसकी स्ट्रिंगिंग कैसे ज्वाइंट होगी, मतलब ज्वाइंट नया वायर से करेंगे, नया कंडक्टर से करेंगे, या फिर उसको अपन बाईपास एक कंडक्टर का टुकड़ा डाल के मिडस्पान मार के कर सकते हैं? मतलब आपका ये कहना है सर कि ईआरएस जो टेंशन टावर है उसी को हमको मॉडिफाई करना है? हाँ, या वही डैमेज हुआ है तो उसी रिप्लेस करना है? हाँ जी सर, या मॉडिफिकेशन में दो तीन सीन इसमें बन सकते हैं सर। एक तो आप जैसे टेंशन, चूंकि हमें टेंशन पे ही काम करना है, तो ये बात है कि आगे पीछे दोनों तरफ सेक्शन लंबा होगा, कम से कम 2-3 टावर का सेक्शन हो सकता है स्पान, तो उसमें हम सब दूर अगर रोलर डाल देंगे तो जो सैग हमारा बीच में है वो सैग ट्रांसफर होकर हमारा मेन ईआरएस तक आ जाएगा। कंडक्टर जो हमें कम पड़ने के चांस आपको लग रहा है कि हमें मिड स्पान वगैरह लगाना पड़ेगा, तो उस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा सर, ईआरएस पे जब हम इसको जोड़ते हैं कंडक्टर को, तो स्ट्रिंग की लेंथ, क्योंकि पॉलीमर इंसुलेटर में एक कंडक्टर हमारा आधा मीटर 1 मीटर कम पड़ रहा है, तो अपन एक इंसुलेटर और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मिड स्पान लगाना सर ईआरएस के ऊपर बिल्कुल टावर बॉडी पे लगेगा वो, अगर जब हम ईआरएस अगर मिड स्पान लगाने जाएंगे तो वो एक अच्छी सेफ प्रैक्टिस नहीं है सर। उससे अच्छा है कि हम इंसुलेटर बढ़ा दें और रोलर पे लेके कंडक्टर को हम ईआरएस तक लेकर आ जाए, आ सकता है हमारे पास। लोना सर। जी सर। लोना सर, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सेम क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा, क्या इसको एंगल जो होता है कितने एंगल पे, मतलब वो जो टावर लगा रहे हैं वो कितने एंगल का है ना, मॉडिफाई या डैमेज टावर जो है? जी सर। हेलो, तो जी उसको सस्पेंशन भी तो बना सकते हैं सर, अगर हमारा ईआरएस तो 15 डिग्री तक बेयर कर सकता है सर। अगर इससे कम हो वो डिपेंड करता है सर हमें कौन सा सर्किट ईआरएस पे लेना है। अगर जिस तरफ एंगल लाइन हमारी डाइवर्ट हो रही है
उसी तरफ का सर्किट हमको ईआरएस पे लेना है तो अब तो फिर हम उसके सस्पेंशन बनाने की पॉसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर अपोजिट साइड का हमें कंडक्टर लेना है ईआरएस के ऊपर तो फिर वो टेंशन ही बनेगा सर ईआरएस, क्योंकि अगर हम 30 भी मान के चले उसको मिनिमम तो वो टेंशन टाइप का ही ईआरएस बनेगा सर उसमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी सर। मतलब सस्पेंशन बना सकते हैं अगर परमिसिबल एंगल में हो तो। हाँ सर, अपन ने बनाए हैं सर सस्पेंशन। सीधी हिंडाल्को में मैं गया था सर बीच में एक बार, मतलब लास्ट टाइम जब ईआरएस हम लोगों ने लगाए थे शुरू में, तो लाइन बिल्कुल ऐसी डाइवर्ट हो रही थी कि जहां पर ऐसा लग रहा था कि टेंशन लगेगा। जब शुरू में लाइन स्टाफ वगैरह जब वहां से बता रहे थे, फीडबैक दे रहे थे, लेकिन जब हम लोग वहां पर गए तो हम लोगों ने उसको टेंशन सस्पेंशन ही बनाया था सर। सर अभी हमने बड़नगर छायल में लगाया था सर। जी सर। उसमें कंडक्टर ज्यादा हो गया था, एंगल खत्म हो गया तो सस्पेंशन बनाया उसमें। तो रोलर पे लिया होगा सर अपन ने ना, रोलर पे लिया। हाँ, तो पीछे के टावरों पे अगर रोलर, सर वो असेसमेंट एक्चुअली अपने को फील्ड पर देखकर ही होता है कि अगर हम जिस तरफ एंगल हमारा डाइवर्ट हो रहा है उसी तरफ अगर हम ईआरएस लगा रहे हैं तो फिर वो रोलर पे कितने स्पान पीछे के लेना है, थोड़ा सा वो हमारा एक कंडक्टर लूज हो गया था मतलब। हाँ वो लूज सर नहीं पड़ा था। जी सर, लूज तो होगा सर इसीलिए क्योंकि चूंकि टेंशन में तो आप थोड़ा निकाल के फिर से वापस जोड़े थे। जी सर। ठीक है सर मुझे सर जी सर। इस केस में ही मुझे 2 ही स्पान है आगे पीछे, बीच तीनों टेंशन है और बीच वाला टेंशन में ही ये लगाना है। अभी रिसेंटली आने वाला है ये मल्टी सर्किट 67 नंबर लोकेशन। आगे पीछे भी की टेंशन है सर और बीच वाला भी टेंशन है, ऐसा बोल रहे बीच वाला भी टेंशन है और बीच वाले को 70 मीटर हमें आइट साइड में, हाँ रेलवे क्रॉसिंग है एक साइड में 70 मीटर बाहर करना है इसको। जी सर। तो सर आपको कौन सा फाउंडेशन करके थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा सर अपने को, अगर जो एंगल जिस तरफ हमारा डाइवर्ट हो रहा है उसी तरफ का अगर अपने को ईआरएस लेना है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है सर उस केस में। दोनों साइड लेंगे। एक साइड पावर ग्रिड है और पावर इवेक्यूएशन की सारी लाइन है, चारों सर्किट। जी सर। तो दोनों से एक सर्किट हमें एक तो रिस्टोर करना ही पड़ेगी सर। अपन कम से कम है ना, इसका प्लान व्यू टाइप बना के सर थोड़ा सा दे देंगे तो अपन समझ लेंगे सर चीजों को कि कैसे। अभी मैं कल परसों ही उसी के लिए विजिट किए थे। तो सर उसमें क्या है, वो टेंशन टू टेंशन एक स्पान में कितना अपन उसको लूज सेक ले पाए, है ही नहीं, सेक का पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको ले लेंगे। हाँ ठीक है ना सर। तो बढ़िया सर। जी सर। बढ़िया सर, इस केस में तो अपन दोनों तरफ टेंशन है तो नई लाइन ही बना डालेंगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं तो सेंटर में आ रहा है ना सर वो सेंटर में ही टावर उसी अलाइनमेंट में सेंटर में ही खड़ा रहेगा। और अगर आपको टेंशन बना के बाहर से दूसरी नई लाइन बना देंगे, वो नया कंडक्टर यूज कर लेंगे, एंगल सब चेंज हो जाएंगे, ईआरएस भी नहीं लगेगा सर अलग से इसको हाँ, ईआरएस को टेंशन बना के वो नया तार डाल के वो अलग से बन जाएगी लाइन, ज्यादा टावर भी नहीं लगेंगे क्योंकि दोनों तरफ आपके टेंशन है। हाँ है एक ही टेंशन लगेगा, 2 सर्किट के लिए 2 टेंशन लगेंगे। हाँ हाँ बस ठीक है जी। किसी की और क्वेरीज है क्या? सर नमस्ते, तिवारी बोल रहा था एटीएलएम छतरपुर से। जी बोलिए सर। सर आपने ट्रेनिंग के दौरान जिक्र किया कि अपन मैक्सिमम टाइम जो पहले से ऑलरेडी डला हुआ है कंडक्टर उसी का यूज कर लेते हैं। तो सर थोड़ा सा इसमें डिटेल चाहूँगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनती हैं कि जिनमें नया कंडक्टर डालने की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, नया कंडक्टर डालने की आवश्यकताएं पड़ने के पीछे कारण सिर्फ एक दो हो सकते हैं कि अगर आपका 3-4 टावर एक साथ कोलैप्स हो गए और जहां पर टावर कोलैप्स हुए हैं वहां पर कंडक्टर भी डैमेज हो गया। ठीक है, अगर कंडक्टर हमारा डैमेज हो गया, स्टील पर ही आ गया, उस समय हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि यार अब इसको हम ना लें क्योंकि उसमें फिर वो दूसरे लॉसेस वगैरह भी बढ़ जाते हैं हमारे। तो उस समय स्पान उसका बड़ा नहीं होना चाहिए, सेक्शन जो अपन बोलते हैं टेंशन टू टेंशन का सेक्शन का अगर सेक्शन हमारा बड़ा है तो फिर बहुत ज़्यादा कंडक्टर हमको लगेगा, बहुत ज़्यादा ईआरएस भी लगेंगे। तो उस केस में अपन लंबा ईआरएस मतलब 4-5-6 ईआरएस लगाना अवॉइड करते हैं अगर 1-2 मॉडिफिकेशन करना है हमें बस। तो ठीक है, नया कंडक्टर जनरली हम तभी लगाते हैं जब लाइन पूरी बाईपास करना हो और मेन लाइन पर हमें ज़्यादा काम करना हो।
एक दो टावर के लिए हम नया कंडक्टर नहीं लगाते। सर तो जब ये जैसे जिस अलाइनमेंट में लाइन खड़ी है ऑलरेडी, हाँ और उसमें उसके मान लीजिए 2 से 3 टावरों का मॉडिफिकेशन होना है और अपन इसको ईआरएस पे ले जाना चाह रहे हैं लाइन को, तो ईआरएस तो अपन जिस अलाइनमेंट में खड़ी है लाइन उसके आजू बाजू ही मतलब आरओडब्ल्यू के कॉर्नर पे मान लीजिए ईआरएस सेटल होगा, तो उस दौरान कंडक्टर छोटा नहीं पड़ेगा सर? नहीं, कंडक्टर छोटा इसलिए नहीं पड़ता है कि कंडक्टर में अपना एक सैग तो रहता है। जब हम कंडक्टर स्ट्रिंगिंग करते हैं तब भी सैग रहता है, और हम पीछे के जो स्पान रहते हैं उसमें भी रोलर डालते हैं। तो पीछे के स्पान में जब हम रोलर डालते हैं तो पीछे का सैग भी आगे आ जाता है जब हम स्ट्रिंगिंग करते हैं। तो इसलिए हम उसको 14 मीटर 15 मीटर तक आराम से ईआरएस पर दूर लेके जा सकते हैं। तार को लिया है आप लोगों ने, बहुत बार लिया। 14 से 15 मीटर सर सेंटर से? हाँ ठीक है सर। कंडक्टर से भी जा सकते हो आप, सेंटर से तो और ज्यादा चले जाओगे। अच्छा, कंडक्टर से 14 से 15 मीटर सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर नमस्कार सर, ATLM सतना बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए भाई साहब। सर ये कह रहा था कि जैसे अगर कहीं अपन ब्लैक कॉटन सॉइल में सर ERS लगाते हैं, वहां पे मान लीजिए पानी गिर जाता है काफी ज्यादा सर, तो दलदली मिट्टी हो जाती है सर वो ब्लैक कॉटन, तो सर उसमें अगर अपना काम लंबा चलता है, पानी गिरने की वजह से हर्डल आता है, कुछ दिन काम बंद हो जाता है और फिर से अपन उसको रीस्टार्ट करते हैं, तो सर ऐसी दलदली जमीन में सर अपन कैसे इंश्योर करेंगे कि सर अपना स्टेबल रहेगा, कोलैप्स तो नहीं हो जाएगा सर? देखो नॉर्मल केस में तो जो अपने जो ERS है, क्रॉस प्लेट एंकर की बात कर रहा हूँ, उसमें एक्सटेंशन भी दिया हुआ है, पता है आपको शायद, है ना? तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं, सिर्फ एक एक्सटेंशन मतलब एक सिंगल लगाते हैं अपन, एक्सटेंशन नहीं लगाते हैं। अभी हम लोगों ने 4 नेट के में भी लगाया तो सिंगल ही लगाया, उसमें कहीं भी हम लोगों ने एक्सटेंशन यूज नहीं किया उसमें। ठीक है, लेकिन जब हमें ऐसा लगता है कि मिट्टी काली मिट्टी है और बारिश का सीजन आने वाला है और दलदली जैसी सिचुएशन बन सकती है, आप उसको डबल कर दो, एक्सटेंशन लगा दो। एक्सटेंशन लगाएंगे तो डबल डेप्थ में हमारा स्टे चले जाएगा, तो हमें एक्स्ट्रा सेफ्टी मिल जाएगी। और काली मिट्टी मतलब दलदली जरूर हो जाती है, लेकिन पानी जैसे ही जाएगा वो भारी हो जाएगी, तो भारी उसको और काउंटरवेट मिलेगा, है ना? बस बशर्ते हम लोगों ने उसकी प्रॉपर रैमिंग करना चाहिए और उसको अंदर तक डालना चाहिए, जितनी उसकी लेंथ है। वो जो हुक होता है ना अपना, वो बस हुक बस पोर्शन बाहर दिखना चाहिए। हम लोग जल्दबाजी में कहीं करें कि 1 मीटर बाहर उसको छोड़ दिया या आधा मीटर ही उसको बाहर छोड़ दिया, तो प्रॉपर तो वो अंदर गया नहीं। तो जितनी उसकी लेंथ है, जितना अंदर तक जाएगा स्टे, उतना हमारे लिए अच्छा है। इसमें सर ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा जो अपन हुक ऊपर रहता है उसको अपन एक काम जब कंप्लीट करते हैं, मतलब ERS का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू स्टे, तो उसको हम एक मार्क कर दें सर परमानेंट टाइप का, और जब कभी पानी गिरेगा तो हमको ये दिखेगा उसकी लेवल की, ये लेवल मिट्टी का नीचे ऊपर क्या हो रहा है, स्टे बाहर तो नहीं आ रहा, ये दिखना इंश्योर हो जाएगा। PPT में वो चीज मैंने मेंशन करी थी कि एंकर रॉड को हमेशा हम लोगों ने मार्किंग कर देना चाहिए, ताकि कोई मूवमेंट ऑफ एंकर वगैरह अगर नोटिस में आए तो हमें इमीडिएटली पता पड़े। ठीक है सर, थैंक यू। मैं आज के इस टेक्निकल सेशन में ERS के ऊपर जो कवरेज दिया है लोने जी ने, बहुत ही विस्तृत रूप से था और उसके अनुसार क्वेरी भी बहुत अच्छी आई। मतलब अच्छा लगता है कि मतलब ये कहा जाता है कि जब हम पढ़ते हैं तब हम सीखते नहीं हैं, जब हम किसी को पढ़ाते हैं या किसी को समझाते हैं तो सीखते हैं। तो इसलिए क्वेरी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उस समय उसको पढ़ाना पड़ता है और उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो क्वेरी किसी भी प्रेजेंटेशन में, कभी भी ऐसा टेक्निकल सेशन है, और जितनी ज्यादा क्वेरी होगी हमारा नॉलेज उतना ज्यादा बढ़ेगा। और आज के सेशन के लिए मैं लोने जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ERS जैसे टिपिकल सब्जेक्ट को कवर किया और डू एंड डोंट्स के बारे में सभी से शेयर किया। मैं चाहता हूं कि सभी लोग ने इसका फायदा लिया होगा और ERS का जब भी कभी इंस्टॉलेशन, इरेक्शन या डिसमेंटलिंग होगा तो उस समय हम लोग के जो भी टेक्निकल सेशन के माध्यम से हम लोग को और ज्ञान चक्षु खुलते हैं, नई चीजें पता चलता है, केस स्टडी को भी रखा जाता है, तो उसका भरपूर लाभ लेते हुए पूरी सेफ्टी के साथ में हम काम करेंगे। मैं इसी आशा के साथ में आज के टेक्निकल सेशन को विराम देना चाहते हैं। सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।